लोकप्रिय नेता, बाहुबली, दबंग, बहुत सारी इनकी शब्दावली से आप जो है बाहुबली हम हो गए, दबंगो हो गए, लोकप्रिय लोकप्रिय भी हो गए। और आज हम एक साथ कैसे हो गए? आपकी छवि ऐसी है। नहीं, तीनों ऐसे एक साथ कैसे हो सकते? अब हमको बताइए ना। अवार्डेड हम 5 बार अवार्डेड हम, सदन में अवार्डेड हम, देश के 2 4 10 जमींदारों में गिनती हमारी है। सीमांचल में आपके नाम की कभी तूती बोलती थी। कहा जाता था कि पप्पू यादव अगर कहीं से काफिला गुजर रहा है तो लोग डर जाते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो वही पूछ रहा हूँ। त्रिपाठी हैं तो जो मन में आएगा सो बोल दीजिए। त्रिपाठी हैं तो जो मन में आएगा सो बोल दीजिए। मैं कभी ताकतवर आदमी से वोट नहीं मांगा, कभी पैसे वालों के यहाँ नहीं गए, कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए वोट मांगने आज तक। सर, कभी नहीं लगा कि सत्ता के साथ अगर होते तो शायद अपने क्षेत्र का ज्यादा विकास थोड़ा सा होता, तो नहीं ज्यादा करेंगे तो विकास तो पप्पू यादव वैसे ही करता। विकास का नाम ही पप्पू यादव। सर, आप इतनी मदद कर कहाँ से पाते हैं? भैया हम ठीक है, हम लूट के लाए, कूट के मदद कर दिए। लुटा हुआ तो सब अरबपति खरबपति है। चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्चा करता है कहाँ से? बाप के घर से ही लोग। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, लोकप्रिय नेता, बाहुबली, दबंग, बहुत सारी इनकी शब्दावली से आप जो है हम दबंगो हो गए, लोकप्रिय भी हो गए। और आज हम एक साथ कैसे हो सकता है? आपकी छवि ऐसी है। नहीं, तीनों ऐसे एक साथ कैसे हो सकता है? अब हमको बताइए ना। अवार्डेड हम 5 बार अवार्डेड हम, सदन में अवार्डेड हम, देश के 2 4 10 जमींदारों में गिनती हमारी है। 7 बार दुनिया में इंडिपेंडेंट कोई 2 बार जीतता ही नहीं है। आप मुखिया में जीतेंगे? आप जीत के देखो। आप 7 बार इंडिपेंडेंट, आप त्रिपाठी हैं तो जो मन में आएगा सो बोल दीजिए। दबंग बोल दीजिए, बाहुबली बोल दीजिए, ये कैसे संभव है भाई? सीमांचल में आपके नाम की कभी तूती बोलती थी। कहा जाता था कि पप्पू यादव अगर कहीं से काफिला गुजर रहा है तो लोग डर जाते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो वही पूछ रहा हूँ। आपको तो मैंने इंटरव्यू में यदि दे रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये गलती कर रहा हूँ। आप हमको बताओगे ना। इंडिपेंडेंट एमएलए है, मैं 90 में चुनाव जीता जी। और मुझे नहीं पता था कि आप किस हमदर्द में इंटरव्यू लेना चाहते हो। तो जो आदमी इंडिपेंडेंट एमएलए और जो आदमी बाहर पढ़ता हो, मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो, तो कौन सीमांचल में और कोसी में दूसरा कोई है ही नहीं। ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, दलित, इसके अलावा कोई वोट ही नहीं है। दूर दूर तक, दूर दूर तक 1% भी नहीं, 1.5% भी नहीं। तो जब कोसी सीमांचल में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटीज का ही सिर्फ वोट है। 15-20 ऐसे सीट हैं जहां पर आप आश्चर्य करोगे कि किसी भी कीमत पर माइनॉरिटीज और यादव अकेला चुनाव जीतता। जी। और कुछ सीट ऐसे हैं जहां माइनॉरिटीज लोकसभा में अकेला चुनाव जीत सकता है, यादव अकेला चुनाव जीत सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये 40-45 साल बाद, 38 साल जिसका संसदीय जीवन हो जी। गया, जो वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ी चीजें हो गई, जिस जो दुनिया में देश के हर परिस्थितियों में जब कभी संकट आया, जी। जब कोई परिस्थिति आई, उस संकट में परछाई की तरह देश के हर हिस्से में, चाहे वो भूज हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, मणिपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जब कभी बिहारी पर हमले हुए या जब कभी मानवीय आपदा आई, जी।
या नेचुरल डिजास्टर आया तो उस नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। तो हमें एक तो आपका जो शब्दावली है, इस शब्दावली को मैं इसलिए कहता हूँ कि ये घृणित शब्दावली जातीय आधार पर बोलना बंद कर दीजिए। जी मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो ये तौर तरीका है, 90% आप लोग चैनल टीवी सब में जाति के आधार पर अब बैठे हुए हैं। और पप्पू यादव जो आनंद मार्गी है, आनंद मार्गी स्कूल में बैठा हुआ है, उसको आप आज भी 40 साल के बाद जो सदन में सबसे ज़्यादा डिबेट का हिस्सा, सबसे ज़्यादा आम लोगों और कॉमन लोगों की बात करता हो, कोरोना में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करे, बाढ़ में दो वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करे, और 24 घंटा बिना जाति धर्म के, कोरोना में हो या कोई बाढ़ में हो, बाढ़ में जहाँ जब पटना में बाढ़ या और जगह कहीं बाढ़ आए तो वहाँ ज़्यादा या बैकवर्ड नहीं होता है। जी वहाँ पर पटना में लगभग ऊंची जात के लोग थे, और 11 दिन हर लोगों को खाना, हर लोगों को दवाई। कोरोना में यदि हम 7-7 करोड़ का रेमडेसिविर बांटे या ऑक्सीजन पहुंचाए या हर अस्पताल में जाते थे, तो सबसे ज़्यादा लोगों की मदद में मुझे लगता है कि गरीब और कमज़ोर तबके के लोग बहुत कम होंगे। जी तो हम तो जिंदगी में कभी जाति धर्म मजहब, चूंकि आनंद मार्गी होने के नाते भी नहीं देखे। ये शब्द का जो प्रयोग है ना, जी मैं ये पप्पू जी, इसका चयन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मुझे इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक आपकी जो हमेशा एक हम लोगों ने तस्वीर देखी, जब से पत्रकारिता से पहले भी, पत्रकारिता किए हुए तो 8-9 साल हुए, उसके पहले भी जब हमने आपका नाम सुना या ज़िक्र सुना, तो सुनते थे आपका हमेशा उम्र से। कितना? आपकी उम्र भी तो बहुत कम हो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, 31 साल, 31 और 30 पूरी हाँ, कर दें, 38 साल आप संसदीय जीवन, संसदीय। तो हम जब आपके बारे में 39 साल सुनते थे, संसदीय जीवन हो गया, तो कब सुने? तो हम आपकी जब अखबार में पढ़े, जब आपके बारे में सुने, अखबार तो आप 15 सालों तक तो आप बचपना में होंगे, नहीं जब भी सुना मैंने, और सुने तो आपकी होंगे। सुनी, आपकी मैंने जो छवि सुनी, आप कहीं भी किसी से निर्भीकता के साथ में चले गए, किसी के लिए भी जाके कन्या के लिए शादियां करवा दी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ऑटो वाले से मिला, उसने मुझे बताया कि एम्स में पप्पू भैया का एक आदमी भैया हमेशा बैठा रहता है। भैया एक आदमी नहीं बैठा रहता, 3 आदमी बैठा रहता हाँ है। ये आज से नहीं बैठा रहता है, ये 91 के बाद यहीं लोग रहते हैं। और यहाँ सेवा आश्रम चलता है, जहाँ पर 200-400 लोग डेली खाना खाते हैं। और डेली ये आप सुने, मोटरसाइकिल, कन्या कन्या उन्या की शादी ये कोई एमएलए एमपी बनने के बाद नहीं होता है। ये हमारे घर परिवार में हमारा जो इतिहास है परिवार का, वो शुरू से अंग्रेज के समय से लेके आज तक दूसरों में, हमारे दादा जोड़ी कोट हुआ करते थे, और आज़ादी के बाद से लेकर के राज दरभंगा महाराज के समय जोड़ी कोट थे। आज़ादी से बाद को लेकर के आज तक वो कम्प्लीटली जनप्रतिनिधि रहे, जी मुखिया रहे, इन चीज़ों में रहे, फादर बाहर थे। तो कोई नई बात नहीं है ये, एक जीवन जीने का एक लाइफ लाइन है। जी इससे पॉलिटिक्स का, इससे मेरे चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। वो उससे पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ मतलब इंस्पिरेशन हो मेरा। तो जहाँ हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, जहाँ पर हम जिससे मुझे एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता जी है लाइफ में, तो वो मेरा एक जीने का तरीका है। वो ना पॉलिटिक्स है और ना मेरी वो कोई शोहरत है। नहीं तो सेवा 82, 80, 81, 83, 81 में हम लोगों ने शुरुआत की थी संघर्ष। हम 82, 83 में हम कॉलेज लाइफ में आए। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के बाद नक्सल से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। जी नक्सल की लड़ाई के बाद 90 में हम संसदीय जीवन में साढ़े 21 साल में आए। तो साढ़े 21 साल में उन 18-19 साल में तो लोग इंटर करता है, पढ़ता लिखता है। तो वो क्या
चूँकि सिस्टम के खिलाफ आप जब भी लड़िएगा तो इस तरह की बातें जीवन में, झांसी की रानी तब जब अंग्रेज के खिलाफ लड़ती थी जी तो उन्हें गोली, उन्होंने कितने अंग्रेज को मारा होगा, कितने अंग्रेज के कलम तलवार ख़त्म किए होंगे। तो मुझको लगता है कि तब आप उसको स्वतंत्रता सेनानी कह दिए। जी लेकिन जब फूलन देवी का बलात्कार हुआ और जब वो उस बलात्कारियों का कलम तलवार किया तो वो डकैत हो गए। तो वो डके तो फूलन देवी बलात्कार कराने तो गई नहीं थी, जी बलात्कार तो किए गए। किए गए। आप जो चीज़ आप लोग देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अंग्रेज के समय में कांग्रेस गांधी को क्या लिखा, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, भगत सिंह को क्या बोला, भगत सिंह को क्या कहता था, वो आतंकवादी, जी उग्रवादी। जबकि वो तो क्रांतिकारी थे। जब सिस्टम के खिलाफ आप लड़िएगा और एक नई सिस्टम की अवधारणा करिएगा, एक लकीर खींचिएगा, तो आप इस बात को सादे कागज पे लिख लीजिए कि जब भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है और जब आप धारा के विपरीत, और इन, अब जैसे इनको क्या कहा, कांग्रेस की सरकार थी जी तो तरी पार कर दिया अमित शाह जी को। जी तो कोर्ट ने कहा ये तरी पार हो जाए, तो तरी पार आज होम मिनिस्टर हैं 15 सालों से, 10 सालों से। तो आप उनको तरी पार बुलाइए ना, क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं बुलाते। या नरेंद्र मोदी जी पर जितने आरोप लगे हैं दंगा करवाने के, जलाने के, जलवाने के, या पुलवामा की इतनी बड़ी घटना घटी, अभी तक जांच नहीं हुआ। तो आप भैया ऐसे लोग जिसके खिलाफ आप कोई आवाज़ उठाइएगा तो आप, ये परिस्थितियां से लोग कभी कभी गिरता है। नहीं, तो आज जो सवाल नहीं है, जो आपके प्रमुख मुद्दे सवाल हैं, किसान, जी किसान पर गोली चल रही है, आंसू गैस चल रहा है, तो आप मुद्दों की बात करिए ना, जो प्रश्न आपको करना हो वो प्रश्न करिए। जी। आज संसद भवन इतने दिन से चल रही है पप्पू जी, और आपने अभी एक रेलवे मिनिस्टर से सवाल उठाया था, वो क्लिप बहुत, आप एक सवाल पूछ रहे थे और उनका जो रिएक्शन था वो ऐसे माथा पकड़ के ऐसे करने लगे, तो वो क्या क्या देखिए, सवाल था और उनके क्यों ऐसी वो प्रतिक्रिया दो दे बात समझिए। मैंने कहा कि ये जो संस्थाओं में, परिस्थितियों में दलाली चलती है, रहे? जी आप आज भी आज़ादी के बाद डीआरएम को, जीएम को आप राजा बना के, एक सैलून चलता है जिसमें 100 से ऊपर लोग चलते हैं। भैया एमपी एमएलए की, एमपी की, मंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब कोई डीआरएम चला जाए कहीं तो वो उद्घाटन के इंटाइटल नहीं है। किसी भी क्षेत्र में एमपी उद्घाटन की इंटाइटल है। जी तो कैसे आप बिना एमपी के करेंगे। दूसरी बात, डीआरएम के लिए पूरी सैलून है और एमपी को आपने कोई कहीं, मतलब लगता है कि ऊपर से फल आया, ऊपर से। ये जो परिस्थितियां हैं ये समझ में नहीं आता है। तो मैंने यही बात कही कि आप चाहते क्या हैं, आप किस टाइप की चीज़ चाहते हैं, हमने यही बात कही। दूसरी बात कही कि डीआरएम ऑफिस में दलाल लोग बैठाए रहते हैं। आप यहाँ पर कोई रिजर्वेशन के लिए जाता है तो उसकी कंफर्मेशन नहीं होती है, और स्टेशन पर आप दलाल खोज लीजिए, डीआरएम ऑफिस में दलाल खोज लीजिए तो टिकट कंफर्मेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, 4 आदमी हम कहीं जा रहे हैं, 2 आदमी का टिकट कंफर्मेशन हुआ, 2 आदमी का नहीं रह हुआ। गया है। तो 2 आदमी का रह गया तो उस पर इतना बड़ा बोझ पड़ जाता है, और एक परिवार के लिए कितना बड़ा के मायने रखते हैं, ये बात है। इस तरीके से कई ऐसे सवाल आए। कोरोना के बाद जनरल ट्रेन बंद हो गया, वंदे मातरम आपने दिया, वो उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप रिजर्वेशन, महिलाओं का कोई रिजर्वेशन नहीं है। पत्रकार को जब मिलता था पास और बुजुर्ग को पास मिलता था, वो पास आपने बंद कर बंद दिया। हो गया। मतलब आप एडवर्टाइजमेंट में अदानी अंबानी को सब कुछ देंगे। आप 200 करोड़ का, आप अमृत भारत 300 करोड़ का वहाँ पर ये या वो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए ठेकेदारी दे रहे हैं। लेकिन उस स्टेशन से 300 करोड़ जहाँ आप लगा रहे हैं, उस स्टेशन से आपको रिटर्न क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, और वो अमृत भारत किसके लिए लगा रहे हैं।
तो आप इतने ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये आप एक ब्यूरो एक कॉरपोरेट के लिए आप पूरा का पूरा रेलवे को आप बेचना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप 11 सालों में वैकेंसी आपने नहीं के बराबर निकाली। तो जब आप जैसे अप्रेंटिस का वैकेंसी 1 लाख बच्चे अप्रेंटिस कर करके बैठे हुए हैं। भैया 1-1 लाख बच्चा अप्रेंटिस करके बैठा हुआ और 11 साल आपको हो गया। हमारे बच्चे ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का बच्चा कभी नौकरी के लायक नहीं बचे, और आप प्राइवेट कर दीजिए, एक भी ओबीसी का बच्चा नौकरी में जा ही नहीं। टोटल बच्चा जिस पैसे वाले पूंजीपति और जिसको मन में आएगा अदानी अंबानी और पूंजीपति वो तय करेगा। दूसरी चीज़ जनरल डिब्बा आप खत्म कर दिए, लगभग नहीं है जनरल डिब्बा। अच्छा, जनरल डिब्बा नहीं होने के चलते आप रिजर्वेशन कर दिए। तो अब नतीजा ये है कि कल जनरल डिब्बा में जो लोग कॉमन आदमी, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जाता था बिना रिजर्वेशन के, वो नतीजा ये है कि आप अब जो लोग बाहर कमाने, हमारे यहाँ से 1 करोड़ 22 लाख 23 लाख लोग बाहर जाता है, पलायन करता है। झारखंड से भी पलायन करता है, बंगाल से पलायन करता है। तो इतने 1 करोड़ लोग बाहर जाते हैं, तो आप अंदाजा कीजिए। मेरठ जाते हैं, हम जाते हैं बम्बई, हम जाते हैं पूना, हम जाते हैं अहमदाबाद। तो हमारे लोग साउथ में उस लोग, और एक भी ट्रेन आपका नहीं है, और यदि है भी तो एक लैट्रिन में कम से कम 30-40 आदमी लैट्रिन के चारों तरफ बैठ करके जाते हैं। तब मैंने कहा कि आप चाहते क्या, आप करते क्या, आप किसके लिए करना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। आप आज भी हालात अच्छे नहीं हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है। कोसी सीमांचल उस इलाके में मैंने कहा जैसे देवघर से रांची के लिए डायरेक्ट कोई रेलवे लाइन आज तक नहीं किए हैं, और भी जगहों की बातचीत की। कोसी सीमांचल जैसे देवघर से नौगछिया का मैंने किया है, कहलगांव होते हुए नौगछिया से मैंने कहा जोड़ने के लिए सिंहेश्वर स्थान को, देवघर टू नौगछिया, नौगछिया टू सिंहेश्वर स्थान। इस तरह से मैंने मनियारी रेलवे ब्रिज की बात मैंने की। फिर बंगाल से कुशेश्वर स्थान को जोड़ने की बात की। तो कोसी सीमांचल में जिस रेलवे कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात आई, उस पर वो आप करते नहीं। तो इसीलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि भैया आप आम आदमी और युवा की बात क्यों नहीं करते हैं, आप यहाँ आकर के हमेशा फालतू बात क्यों करते हैं। ये एक चर्चा थी सदन में। जैसे मैंने बिजली मंत्री को मैंने कहा कि स्मार्ट मीटर ये आम आदमी के लिए जहर है, आम आदमी को परेशान करेगा और आम आदमी मर जाएगा। आप स्मार्ट मीटर को क्यों नहीं रोक रहे हैं। और आप आज ने बीपीएल परिवार को फ्री मुफ्त बिजली की बात आपने की थी, आज तक आप उसको नहीं किया। तो भैया जो सवाल है आम आदमी का, जैसे संविधान की बात आएगी, संविधान पर बहस होगा, तो आप सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ। आज डिजास्टर पर था, आज मेरा था क्या कहते हैं बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन का मामला लाठी जी लाठी चार्ज बीपीएस से साइबर के कारण 80,000 बच्चे फॉलो अप नहीं कर सके। ये 80,000 बच्चा कौन है? ये 80,000 बच्चा है निषाद, मलाह, केवट, नुनिया, धुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुमार, चमार, पासवान, भुइया, गोरी, गंगोत्री, केवट, ये वो हैं जिसको आपने भरने भी नहीं दिया। आप बच्चों को, कोई जात का तो है नहीं, तो आपने भरने नहीं दिया, उसके बाद आप डेट भी नहीं भरा रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आप वन टाइम वन डे आप एग्जाम लीजिए, आप 2 दिन एग्जाम लेंगे और अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। ये भैया आप ज्यादती नहीं करते हैं बच्चों पर। अभी सीजीएल का रिपोर्ट आया है पूरा देश में, आप देखिए उठा के, एक सेंटर का 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एक ही सेंटर का लगा लाइन में आप सीजीएल दे दिए। दूसरा सेंटर का आया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। फिर तीसरा सेंटर का आया 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरीके से 4 सेंटर का आपने लगातार उठाया और लाइन बाय। इसका मतलब कॉपी किए हैं, यानी तो आपने पैसा लिया है, या तो कॉपी हुई। हाँ। तो कॉपी हुई तब भी पैसा लिए, तो आप तो जाति की आप अच्छा, आरक्षण तो आप पहले ही खत्म कर दिए हैं। प्राइवेट नौकरी करके आरक्षण को तो मार दिए, तो गया ओबीसी का बच्चा। आप नौकरी नहीं होगी तो आप कान ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ लिए। तो भैया आप रिजर्वेशन को खत्म करोगे, जाति जनगणना पर कोई बात नहीं करोगे, इकोनॉमी पर कोई बात नहीं करोगे, तो सर क्या करें? बोलने के अलावा क्या रास्ता है? तो आज मेरा मुद्दा था ये इन लोगों की बेईमानी का, चोरी का जी, तो आज नहीं बोल पाए।
सब हम लोग काफ़ी दिन से पप्पू ये देख रहे हैं कि सदन शुरू होती फिर अडजॉर्न कर जाती फिर सदन शुरू होती फिर शोरगुल। आज वो दूसरा मुद्दा, कल विपक्ष। लेकिन एक मैं लोकप्रिय नेता से ये सवाल पूछने की ज़हमत उठा रहा हूँ कि क्या पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलके कोई एक रास्ता ऐसे नहीं कि अच्छा, चीज़ों एक में बात बहस हो? आप हमको एक बात बताइए ना भैया, 2G 3G कोयला जी जीजा जी कितना दिन चला? क्या हुआ जीजा जी का? 2G का क्या हुआ? 3G का क्या हुआ? कोयला जी का क्या हुआ? आप हमको बताइए ना। आपने तो रेनकोट पहना दिया था मनमोहन सिंह जी को। अब मनमोहन सिंह जैसे आदमी को आपने क्या किया? और आज जब मुद्दे आते हैं कोई चीज तो आप डाइवर्ट करते हो। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जात पात, रोहिंग्यांग, घुसपैठी। अरे बाप मेरे, 17 लाख घुसपैठी है पूरी दुनिया में। 11 साल से आप हो, आप गिनती काहे नहीं करवाए? निकाले क्यों नहीं? 23 साल से झारखंड में थे और वहां नफरत पैदा कर रहे थे। रोहिंग्यांग, घुसपैठी, रोहिंग्यांग। क्या आप बार बार कहते हो कि आदिवासी घट रहा है, जी। फलना घट रहा है? भैया आप तो थे ना 23 साल जी। सीएम, 5 सीएम थे आप। तो आपको कौन रोका था? रघुवर दास आपको रोका था कोई? अभी आप बात करने लगते हो, कभी कुछ बात करने लगते। रोहिंग्यांग का मतलब बांग्लादेशी। अब बांग्लादेश को हिंदुस्तान का दोस्त बनाया इंदिरा गांधी। पाकिस्तान को चैलेंज करके बिना गोली चलाए रोक दिया और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को दोस्त बना दिया। और बांग्लादेश की इकोनॉमी जब सरवाइव की तो इंडिया का बिजनेसमैन वहां जाकर के व्यापार को बड़े लेवल पर ले गया। तो बांग्लादेशी तो रोका नहीं। आपने अदानी के 33% स्टॉक आपने फोन करके दिला दिया। और आज आप दूसरे तीसरे से, एक तो कौन बंदर बाबा है, लिख लो ना पर पत्थर, चला आता कुछ नहीं है उसको बाबा कहता है लोग। चला एसन बाबा को कहाँ उठा के तिरमाला पर से फेंकना चाहिए। ये डॉगमा और अंधविश्वास पैदा करता है। हम चैलेंज करते हैं ऐसन धूर्त बाबा सबको जो सनातन के बारे में अभी पैदा हुआ है जुमा 4 दिन पहले। इसको क्या पता सनातन और हिंदू के बारे में? तुम जाति के पीछे तुम्हारा टाइटल क्यों लगा हुआ है? तिवारी। तुम यदि जाति नहीं चाहते हो तो तिवारी टाइटल हटाओ। तुम क्या तिवारी लगाए हुए हो? तुम क्या लगाए हुए हो फलना? और दूसरी बात, तुम हिंदू का ठेकेदारी की बात करते हो तो कौन रोका है बांग्लादेश में आर्मी भेजने से? काहे ने नरेंद्र मोदी काहे ने भेजता है? अपने दोस्त के चलते। बांग्लादेश का पीएम यहाँ है ना, कि नहीं है? तो नरेंद्र मोदी को बोलो भेजने के लिए आर्मी। इंदिरा गांधी होता तो औकात बता देता अभी तक। तो एक भी बिजनेसमैन को टच नहीं कर रहा है, एक भी बिजनेसमैन वहां से भागे नहीं है। और दूसरी तरफ एक छोर में जाके आप हिंदू को कहते हो कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो अरे मोदी जी, अपने मित्र को बचाने के लिए कब तक आप हिंदू को मरवाओगे? कह रहे हैं कूटनीतिक रास्ते से बातचीत चल रही, बातचीत से ही समाधान निकाला जा अरे सकता भैया, है। तो फिर बाप बाप काय कर रहे हो? फिर बाप बाप काय कर रहे हो? घटना घट रही उस देश में गड़िया रहे हो। यहाँ गल्फ कंट्री में मुसलमान को जाके बाप कहते हो मुसलमान को कुछ नहीं बोलोगे। यहाँ आओगे तो बोलेगा मुसलमान विरोधी है। कोरोना के समय मुसलमान साथ को आप कुछ नहीं किए। आपने कह दिया कि कोरोना ले आया जमात में, तो साथ को जेल क्यों नहीं भेजे? क्या औकात हुआ? और 11 साल हो गया, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं लाए? उठाओ परमाणु बम पटक दो, क्या रोक रहा है औकात? लो न, हम चैलेंज करते हैं दाऊद इब्राहिम को लाके दिखा दो। लो, हम चैलेंज करते। फिर यहां नफरत काहे पैदा करते हो? 18 करोड़ मुसलमान है, 122 करोड़ 23 करोड़ हम है। बाप जिंदगी में लड़ेगा? हम 2000 जादव हम गांव में है जी। 100 दूसरा जात है, 100 जादव से लड़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, नहीं लड़ेगा। फालतू गप्पों में इधर उधर लान फान सर काम करिए नहीं, दुनिया बनाइए ना। कोई भी कंट्री रंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म अलग किया है तब तरक्की किया है। यही बांग्लादेश धर्म को छोड़ा तब तरक्की किया।
जब तक धर्म में था बांग्लादेश तरक्की नहीं किया। जापान को उठा के देखो, यूरोप को उठा के देखो, चाइना को उठा के देखो, रूस को उठा के देखो। और जो जो कंट्री धर्म और जाति के बीच में फंसा रहा है, रंग गाढ़ा कोला गाढ़ा, नेल्सन मंडेला को देखो, अब्राहम लिंकन तरक्की कैसे किया, बराक ओबामा कैसे आया। अमेरिका ने कभी रंग और काले पर से अलग हट करके जब दुनिया बनाई तब सुपर पावर बना। चाइना कभी धर्म की बात नहीं करना खत्म किया तो सुपर पावर बना। हम साले फंसे हुए हैं याबा बाबा के फेर में, हिंदू मियाँ जात पात के फेर में, बैकवर्ड फॉरवर्ड। कहाँ का बैकवर्ड फॉरवर्ड भाई, कहाँ का बैकवर्ड फॉरवर्ड। इकोनॉमी की युग में है उसकी बात करो, एजुकेशन युग में है उसकी बात करो, जस्टिस की बात करो। सर विपक्ष कह रहा है कि जैसे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये लोग बीजेपी वालों का कहना है कि एक हैं तो सेफ हैं, ये लोग जातियों का जनगणना करके मुझको अलग तो अलग समझ में नहीं बांटना आता है। चाहते हैं सर। मुझको हम लोग तो- तो एक करना चाहते हैं कि सब पूरा हिंदू एक हो मुझको जाए। तो समझ में नहीं आता है। तो पहले तो हम इसकी बात करेंगे लोकसभा की। जी। लोकसभा में अदानी मुद्दे पर चर्चा नहीं करोगे, किसी बेसिकली मुद्दे पर चर्चा नहीं करोगे। जब होगा एलओपी को तुम गाली दोगे, तुम 2 मिनट में चीजें खत्म करोगे। दूसरी तरफ आप भागते रहते हो चीजों से, तीसरी तरफ बटोगे ऑटोगे। तो भैया मैं ओबीसी नरेंद्र मोदी, मैं दामोदर भाई नरेंद्र मोदी ओबीसी। ये कौन बोल रहा है? मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ओबीसी ओबीसी कौन कर रहा है? अब पूरा फंक्शनिंग को चला कौन रहा है? आरएसएस। और आरएसएस में एक कोठो दलित एसटी एससी है। आज तक आजादी के बाद आरएसएस का कोई चीफ दलित एसटी एससी बना? नहीं बना। कहा है? कहा है? सबसे ज्यादा खनिज संपदा पर आदिवासी का कब्जा क्यों नहीं? आदिवासी को फैक्ट्री क्यों नहीं? आदिवासी का माइंस क्यों नहीं? आदिवासी का खदान पहाड़ क्यों नहीं? सब तुम्हारा क्यों? कितने लोगों के पास फैक्ट्री है? कितने ओबीसी एबीसी के पास फैक्ट्री है? आजादी के बाद 10.5 करोड़ आदिवासी के बावजूद 1.2% एजुकेशन नहीं है, 0.4% नौकरी है। थाली में साग घास खाता है, दाल और सब्जी नहीं है। कौन सी एक? क्या एक? नौकरी में एक नहीं, पत्रकारिता में एक नहीं, जजेज में एक नहीं, इकोनॉमी में एक नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे लोगों के इकोनॉमिकल और राजनीतिक रूप से जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, उसके इकोनॉमिकल चीजों को समझने की कि मंडल कमीशन के बाद ईबीसी ओबीसी की तरक्की कितनी हुई, कितना आरक्षण मिला, कितना जनरल कोटा लेके चला गया, कितना में हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, हमारी सर्वाइवल क्यों नहीं हुई, आरक्षण का बेनिफिट मीना को कितना मिला, पासी को कितना मिला, पासवान को कितना मिला, राम को कितना मिला, मुसहर को कितना मिला, पासी को कितना मिला, अन एसटी ईबीसी को कितना मिला। तो हम बात करेंगे ना कि भाई कितना मकान कितने के लोगों के पास। 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास बाइकिल नहीं है। 78% लोगों के पास फूस का घर है। 81% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे दूर में जमीन है, रोजगार है ही नहीं। 84 करोड़ को तुम 5 किलो अरबा चावल देते हो। तो हम समझेंगे ना कि ओबीसी में कौन जात तरक्की किया, कौन जात नहीं किया। ज्यादा मुसहर के बराबर है। अभी जो सर्वे आया, जाति जनगणना हुई, क्यों जाति जनगणना नहीं करोगे भाई? तुम जब बात करते हो सनातन की, हिंदुत्व की, तो आम आदमी की इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट में आप रिजर्वेशन क्यों नहीं करते हो? कटोगे बटोगे तो भैया शादी ब्याह करो ना। मैं एक एक बीजेपी को कह रहा हूं कि शादी ब्याह पासवान में करो, मुसहर में करो। यदि तुम हिंदू हिंदू करते हो तो चलो करो, करिएगा आप मुसहर में अपने बेटा बेटी की शादी आप करिएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, करिए।
खाइएगा मुसहर की थाली में, मैं डेली खाता हूँ, डेली डेली। ये लोग खाएंगे जो बक बक करता है, डेली मैं आदिवासी के यहाँ खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अपना है। जी। लेकिन जो बोल रहे हैं कटोगे और बटोगे, उसको बोलिए अपना बेटा बेटी का ब्याह कराए हिंदू में, जात नहीं बनाए। तो शादी की बारी आएगी तो जात, नौकरी की बारी आएगी तो जात, सत्ता की बारी आएगी तो जात, कोर्ट की बारी आएगी तो जात, पूंजीपति की बारी आएगी तो जात, और कुर्सी की बारी आएगी तो कटोगे या बटोगे। 14.5% यादव है, दे दीजिए 10 स्टेट। 17% मुसलमान है, दे दीजिए 5 स्टेट। 17.5 और 8 लगभग 25-26% ST/SC है, दे दीजिए 9 स्टेट। कह दीजिए 9 स्टेट के दलित आदिवासी। करिए करिए, कोई जाति जनगणना नहीं होगी, करिए। और कर दीजिए ST/SC में रिजर्वेशन, कर दीजिए प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन, कर दीजिए 68% रिजर्वेशन। एकदम बढ़ाना चाहिए, जो ऊंची जात के गरीब है और दे दीजिए। लेकिन हमको आप आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारे आरक्षण को लेके कोर्ट क्यों गए? क्यों दलित का बच्चा, ST ABC का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा? उसको लाके कोर्ट चले गए। आप करिए 67-72% आरक्षण, तब नहीं, तब 50 में से 10, 40 भी नहीं, 27% हमारा रिजर्वेशन से भी ले लो। कटोगे बटोगे, वोट की बारी आती है तो गाली देते हो। EBC का वोट चाहिए, OBC का वोट चाहिए। OBC के बगैर, EBC के बगैर बाप जिंदगी में जीतेंगे, और सबसे ज्यादा गाली इसी को देते हो। सर, ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। हम आपसे पूछें, ये कंप्यूटर हैक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। जब कंप्यूटर हैक हो सकता है तो EVM हैक हो सकता है कि? लेकिन सर, इलेक्शन सर, कमीशन मैं ने जो चैलेंज पूछा- दिया था सर। भैया मैं जो पूछा उसका जवाब सुनिए, दो। मेरी बात तो सर सुनिए। मेरी बात आप सुनिए। ये हैक हो जाएगा। हैक हो जाएगा बिल्कुल ना? बिल्कुल। आप इसको समझ के चलिए। जहां पर ये EVM बनी, उस कंट्री में EVM पर चुनाव नहीं होता। ठीक, बैलेट पेपर में जब सरकारी आदमी का वोट आता है तो उसमें बीजेपी नीचे रहती है, मशीन आते ही बीजेपी ऊपर हो जाती है। लेकिन सर, पहले बूथ कैप्चरिंग भी तो होती थी सर मुझे बात, कहां पर बूथ कैप्चरिंग होती? कई जगह। मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो कोई समझ में नहीं आया। बूथ कैप्चरिंग तो EVM में भी हो जाएगा। हम 100 मीटर, 500 मीटर, 50 मीटर पे हैक कर देंगे, या कब्जा करना चाहेंगे गांव में। यदि हम 2000 आदमी हैं, एक जात, और EVM है, तो हम पैसा दे करके जाएंगे, एक ही आदमी दाब देगा अलग अलग। और अभी जो 1100 वोट पड़ जाता है और 90% बैटरी ग्राउंड ही नहीं होता है, ये क्या है? ये इलेक्शन कमीशन है कि बीजेपी युवा मोर्चा है कि छात्र मोर्चा है कि बीजेपी का दफ्तर है? ED CBI का दफ्तर किसका है? बारे तो सर, ये सब बदलाव 2014 के बाद ही आए या पहले से चले आ रहे हैं? पहले से, पहले से, पहले से। आप तो निर्दलीय सांसद रहे हैं और हमेशा निर्दलीय जीते हैं। लास्ट टाइम बात चल रही थी आपकी कांग्रेस से, शायद आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद फिर आप निर्दलीय जीत गए, गठबंधन दर कुछ लोगों के अपने अहंकार, लेकिन उससे बहुत आहत भी हुए थे आप। कोई आहत नहीं होते। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। आहत होते तो हम मधेपुरा चुनाव लड़ते, बेटा सुपौल लड़ता, हम दोनों लड़के, दोनों टिकट मिल गई थी हमको। हम बहुत पहले कह दिए थे कि पूर्णिया नहीं छोड़े। हम मरने गए थे भैया, जैसे कोरोना में मरने गए थे, लात उठा रहे थे जी। तो हम तो मरने गए थे। हमने मुंह पर तो मास्क था नहीं, हम तो 86 रूडी जी का एम्बुलेंस निकाले, हर अस्पताल गए। वैसे पूर्णिया भी हम मरने गए थे, चुनाव लड़ने थोड़े गए थे, हार भी सकते थे। और आपने वहां पे कहा भी था कि सब लोग जो है आ जाओ, क्योंकि आज जो है बिल्कुल हमने कहा था कि मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। झूठ नहीं छोड़ेंगे।
और ऐसा नहीं है, वहाँ तो ज़्यादा भी नहीं है, 2.5 लाख मैक्सिमम, 2.5-3 लाख ज़्यादा होगा। ज़्यादा तो 5.5 लाख 6.25 लाख मधेपुरा में है, 5.5 लाख अररिया में है, 5.5 लाख सुपौल में है, 5.5 लाख खगड़िया में है। तो हमको तो वहाँ रहना चाहिए। 2.5 लाख जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पर ईबीसी ज़्यादा है, दलित ज़्यादा है, माइनॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए। तो हम तो जाति कभी देखे नहीं। 2 बार मधेपुरा, 5 बार पूर्णिया रहे, तो जहाँ ज़्यादा है ही नहीं। यही तो आपकी लोकप्रियता है। नहीं, कोई लोकप्रियता नहीं है भैया। सेवक हैं, काम करते हैं, मदद करते हैं, जात पात नहीं करते हैं, हिंदू मियाँ नहीं करते हैं, और सच बोलने की ताकत है, डरते दुनिया में किसी से नहीं है, और इंसान को भगवान समझते हैं, जस्टिस के लिए किसी से लड़ते हैं, और दुनिया में शरीर है तो बेच के सेवा कर दे, मदद कर देंगे। कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इंसान की में कपड़े, इंसान का रंग, इंसान की इकोनॉमी को देख के इंसान की बात नहीं करता। मैं कभी ताकतवर आदमी से वोट नहीं मांगा, कभी पैसे वालों के यहाँ नहीं गए, कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए वोट मांगने आज तक, कभी बाय बॉर्न। मतलब ऐसा क्यों, मतलब जाना पसंद ही नहीं है फिर? नहीं मुझे, क्योंकि वो सिस्टम को चैलेंज करता है। कल हम बनेंगे डॉक्टर, माफियागिरी करेगा, वो नहीं हो सकता। वो लूटेगा, वो नहीं हो सकता। ताकतवर आदमी पूछता है कि वोट हमारे यहाँ भी मांगने आए, ये नहीं हो सकता। कल के दिन जो बच्चे आएंगे उसको लगेगा वो वोट तो ताकतवर आदमी दिलाता है, तो आम आदमी की इज्जत करना छोड़ देंगे। आम आदमी की इज्जत बढ़ाइए, कॉमन आदमी। जस्टिस के लिए पीएम हो या सीएम, सबसे लड़िए, और मदद में कभी जात मत पूछिए, धर्म नहीं पूछिए। जस्टिस और मदद में इंसान से कोई कास्ट मत पूछिए, कहाँ से आए क्या आए मत पूछिए, तुरंत मदद कीजिए। पप्पू जी, जब से आप पॉलिटिक्स में आए, इसके पहले, अगर मैं राजनीति से पहले, आपका जनता के प्रति, और मतलब ये जो आपने बताया कि मेरा एक शौक है, ये मेरा, मैं जो है, मेरा हमेशा से तो राजनीति एक जरिया बना, लेकिन उसके पहले भी आप लगातार इसी तरह जनता के बीच में। मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग मथुरा वासी हैं। जी। मथुरा में हम लोग के फैमिली थे, मथुरा से हम लोग आए बांका, भरको। वहाँ अंग्रेज से लड़ाई हुई तो हम लोग कामत आ गए मधेपुरा। वहाँ हम लोग की लगभग 5,000 बीघा जमीन अंग्रेज ने जब ले लिया बंटवारा करने के लिए, अभी भी भरको में चौधरी परिवार वहाँ पर है। अच्छा। बांका तो हम लोग का एक फैमिली, और हम लोग आ गए मधेपुरा। जो मंडल फैमिली है, बीपी मंडल हो चाहे जो भी मंडल, हमारे दादा बहादुर मंडल, लक्ष्मी मंडल, ये जो मंडल फैमिली, हम लोग मथुरा से मधेपुरा गए, और वो कामत पर हम लोग जा करके बाद में, चूंकि कई नदी पार करके हम लोग मधेपुरा गए। अच्छा। कोई सुविधा नहीं थी, तो हम लोग के दादा जो थे वो जूरी कोट थे, दरभंगा राज महाराज के समय कोट। और जब आज़ादी की लड़ाई हुई, जब अंग्रेज को बहुत ज़्यादा मारे गए, हम लोग के परिवार की तरफ से लगभग 12 अंग्रेज वहाँ मरे थे, जिसके बाद अंग्रेज विद्रोही हो गया था। तो फिर हम लोग वहाँ से छोड़ के जब आए, तो जब आज़ादी के बाद प्रथम मुखिया मेरे दादा रहे, 38 साल लगातार वो रहे। फादर रहे, मेरे भाई रहे, फिर ब्लॉक प्रमुख रहे। फादर मेरे 2 बार एमपी में लड़े, 1 बार सिंहेश्वर से एमएलए में लड़े। हमारे जो नाना थे वो कटिहार मनसाही फ्रीडम फाइटर है, अब वो भी बहुत बड़े जमींदार थे। तो हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कंप्लीट सर्विस के लिए जाना जाता है, दुनिया की सेवा मदद के लिए। तो हम इकलौता बेटा थे, हम पढ़ते थे आनंद मार्ग स्कूल में, तो आनंद मार्ग स्कूल लाइफ से ही सबकी मदद करना, सबके लिए जीना, ये मेरा नेचर था, ये मेरा स्पिरिचुअलिज्म था, ये मेरा प्रिंसिपल एक मूल्य था, ये हम उस आदर्श के साथ जीना चाहते थे। ह्यूमनिज्म जो एक थॉट था आनंद मार्ग के द्वारा, हम आनंद मूर्ति जी को मानते हैं। तो आनंद मूर्ति और आनंद मार्ग की फिलॉसफी और मेरे फादर का जो वे ऑफ लाइफ था, उसको हमने अडॉप्ट किया। और बचपन से लोगों की मदद करना, ये दादा छरदादा बाप दादा का तो था ही शौक, मेरी ज़िंदगी की वो एक हॉबी बन गई, वो लाइफ बन गई, और फिर हम उस रास्ते चलते चले गए। सर, कभी नहीं लगा कि सत्ता के साथ अगर होते तो शायद अपने क्षेत्र का ज़्यादा विकास होता, ज़्यादा? विकास तो पप्पू यादव वैसे ही करता, विकास का नाम ही पप्पू यादव है सर, विकास का नाम ही पप्पू यादव। जिधर से हम क्रॉस करेंगे भ्रष्टाचार उतना देर रुक जाएगा, आप लिख लीजिए।
हम जो चाहेंगे जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, आम आदमी के लिए वही हो। चंगेज खां हो या हिटलर हो, कोई हो, कितना बड़ा दादा हो, किसी की सरकार हो, हमको कोई मतलब नहीं है उसके किसी चीज़ों से, उसके सिस्टम से। आम आदमी की खुशियाँ और उसके जीवन का मुस्कुराने का अवसर मेरा वे है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता न सत्ता, परिस्थितियाँ हीरो बनाती है, आप नहीं, भीड़ नहीं। दुनिया में जितने हीरो बने हैं या जो भगवान बने हैं वो भीड़ के विपरीत बने हैं। आप उठा के देख लो, कृष्ण को देख लो, कई आदमी थे, सारी ताकत किसके साथ थी? उठाओ, गंधारी का शराब देखो, राम के साथ कितने लोग थे? रावण के साथ सब थे, सोना का लंका था। मोहम्मद साहब के साथ कितने लोग थे? आप उठा के देखो, पत्थरें चली, लात लपर चले। बुद्ध के साथ कितने लोग थे? दुनिया में जिसने चेंज किया है उसको, हर आदमी को चेंजर को आप देख लो, कभी भीड़ से चेंज नहीं किया है। वो अपनी अपने 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 कर्म से, अपने नियत से, अपने निश्चित, ये जो परिस्थितियां, आप अवसर सबको मिलता है, अवसर कोई कोई लेता है। कोरोना में अवसर आया, सब घर में सोया, हम कोरोना को डराए, लोग कोरोना से डरे। हम 9 महीना रोड पर थे, बाहर में भी अवसर मिला, ले सकते थे, नीतीश जी सब लोग ले सकते थे, हमने अवसर ले लिया। तो आप अवसर को कैसे चुनते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सर आप इतनी मदद कर कहाँ से पाते हैं? भैया हम ठीक है, हम लूट के लाए, कूट के खूब मदद कर दिए, माल तो सबके पास है, तो सब काहे नहीं मदद करता है? लुटा हुआ तो सब अरबपति खरबपति है। चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्चा करता है, कहाँ से? बाप के घर से। लोग कहाँ से लाए? 100 करोड़ रुपया साउथ में, 200 करोड़ रुपया खर्चा करता है। हरियाणा में एक एमएलए में 100 करोड़, 300 करोड़ रुपया तेलंगाना में एक एमएलए पर खर्च है, अब 500 करोड़ रुपया एमपी पर खर्च है। तो जब तुम्हारी बात चुनाव की बारी आती है तो तुम्हारे पास पैसा होता है, और चुनाव ना हो तो उसके बाद पैसा गायब हो जाता है। पैसा सबके पास है। अब अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, मनी को डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे तो अनर्थ पैदा करेगा। भैया 440 लाख का पानी अडानी एक दिन में पीता है ना? जी 40 लाख, 10,000 का एक घर गिफ्ट देता है। बीबी को 500 करोड़ का गिफ्ट देता है एक दिन में। हम दुनिया को देते हैं, हम दुनिया के लिए जीते हैं। परिवार है, रिलेशन है, दोस्त बहन है, सबको पता है इसको दोगे तो ये बांटेगा, सब मदद कर देता है। सबको पता है इसके पास कुछ नहीं रहेगा। एक तो गाड़ी नहीं रहता है, आराम से जीते हैं। एक तो रूम में सोते हैं, आधा रोटी खाते हैं, बाप दादा करते नहीं है, कहीं जाना है नहीं, हाय तौबा करना है नहीं। और नेता को इश्क मुश्क दुनिया का शराब शबाब कबाब सब चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, सर मैंने पहले कहा कि ये लगातार आपको टारगेट। चलिए टॉर्चर छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। हमको एक नॉर्मल, जब बाबा सिद्दीकी की मौत हुई तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, जो मैं हमेशा हमेशा अहम मुद्दों पर आप करते हैं, तो उसमें भी ट्वीट कर दिया। तो अब किसी के पेट में दर्द हो तो मैं क्या करूं? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या? मैंने अपने अपने रास्ते में चलता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी से का मतलब नहीं है। लेकिन यदि संविधान, देश और लोकतंत्र से कोई बड़ा हो जाए तो वो गलत है, वो देश खत्म हो जाता है। तो मैंने ट्वीट कर दी। उसके बाद हम झारखंड में 1 महीना रहे, जंगल जंगल गए, मोटरसाइकिल से घूमे। हमको कहाँ डर? हम महाराष्ट्र 4 बार गए, कहाँ डर है? यहाँ कोई सुरक्षा है क्या? है? मार दो। ये डरता है फालतू सबसे। अब तो जैसी बात करते हो भैया, डेस्टिनी को सोचो जी तुम अच्छा करो। आदमी जितना सोचती है उससे ऊपर कोई और डेस्टिनी है जो उससे ज्यादा सोचती है, और वो तय करता है दुनिया के बारे में। आप कोई तय नहीं करता। आप अच्छा काम करिए, आप सच बोलने की हिम्मत रखिए, और सच
बोलने में यदि आप डर जाइए तो आप मरे, तो आप पहले ही मर गए, गोली से पहले ही मर जाओगे। मेरा मोरल अलाउ ना करे, मैं अपने को दाब दूं, मुझे एक एक अच्छे रास्ते जाने की ताकत खत्म हो जाए, इससे बेहतर मैं जो समाज हमको पैदा किया, सर हमको तुम आज हम मर जाएंगे तो तुमको छोड़ देगा वो? सर कमजोर कोई नहीं है, कोई नहीं। बस कोई, आप याद रखिए, कोई कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह के आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। गोबर पर कोई कितना भी आप घी हड़ाओगे, गोबर की महक आएगी। आप क्यों पत्थर फेंकोगे? छोड़ो ऐसी चीजों को, जब आएगी बात तो देखी जाएगी। हमारा जो दायित्व और जिम्मेदारी है सरकार को मैं बता देता हूँ, हमको कोई चिंता है ही नहीं, चिंता मैं करता ही नहीं, सोचता ही नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है बोलता हूँ, साफ हूँ, कोई लेना देना नहीं है, कोई ईडी सीबीआई का डर नहीं, ना किसी चीज का डर, ना कोई अकाउंट है, ना खाता, ना बही। मस्त हूँ, फ्री हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ, पढ़ता हूँ और डेली सदन में कॉमन मैन और मिडिल क्लास के लिए बात करता हूँ। दूसरी कोई बात नहीं करता, बस सिर्फ कॉमन मैन, पुअर पीपुल, कॉमन मैन, सिस्टम, कंट्री को मजबूत करना, आम लोगों की आवाज, जस्टिस, इसके अलावा मेरी कोई फिलॉसफी नहीं, बस इतनी फिलॉसफी। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय से सांसद नमस्कार, प्रणाम, जोहार। पप्पू यादव जी हमारे साथ थे। इस समय सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, और उस दौरान इन्होंने, तबीयत भी नासाज थी, आते साथ पहले बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा जनवरी से, लेकिन इतनी देर इन्होंने मुझे समय दिया। हम आपका बहुत शुक्रगुजार जोहार, आदर नमो बुद्धाय, जय भीम। करते हैं।